लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान शनिवार को हो सकता है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर हैंडल से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी। मीडिया को भेजे गए आमंत्रण पत्र में सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा के दस्तखत हैं। सपा और बसपा 37-37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले शुक्रवार को अखिलेश और मायावती के बीच दिल्ली में बैठक हुई थी। इसमें यह बात भी निकल कर आई थी कि दोनों कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं है। इनमें यह भी दावा किया गया कि अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल को भी इस गठबंधन में शामिल किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बसपा ने सपा उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। वहीं कैराना लोकसभा उपचुनाव में रालोद उम्मीदवार को सपा, बसपा और कांग्रेस ने समर्थन भी दिया। इस दौरान तीनों जगहों पर भाजपा को हार ही मिली। सीबीआई के पूर्व चीफ आलोक वर्मा ने पद से हटाए जाने के एक दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि झूठे, अप्रामाणिक और बेहद कमजोर आरोपों को आधार बनाकर मेरा ट्रांसफर किया गया। ये आरोप एक ऐसे शख्स ने लगाए हैं जो मुझसे द्वेष रखता है। 1979 की बैच के आईपीएस अफसर वर्मा को गुरुवार देर रात सीबीआई निदेशक पद से हटा दिया गया था। अब उन्हें सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज और होमगार्ड विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। इस दौरान आलोक वर्मा ने कहा कि उच्च सार्वजनिक स्थानों पर भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सीबीआई एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह ऐसी संस्था है जिसकी स्वतंत्रता को सुरक्षित किया जाना चाहिए। सीबीआई को बाहरी शक्तियों के प्रभाव में आए बिना कार्य करना चाहिए। मैंने संस्था की अखंडता को बनाए रखने की कोशिश की, जबकि इसे बर्बाद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग में अखाड़ों का शाही प्रवेश का क्रम जारी है। शुक्रवार को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन गाजे बाजे के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इसमें पंजाब के कलाकार हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। आज से संस्कार भारती का गंगा मनुहार कार्यक्रम शुरू होगा। इसका उद्देश्य नदियों की अविरलता और स्वच्छता के प्रति जनसामान्य को जागरूक करना है। पेशवाई पत्थर चट्टी रामलीला नवग्रह मंदिर से शुरू होकर जानसेनगंज चौक, बहादुरगंज, मुट्ठीगंज, शंकरलाल भार्गव रोड और त्रिवेणी मार्ग के रास्ते मेला क्षेत्र में प्रवेश करेगी। अखाड़े के व्यास मुनि ने बताया कि पेशवाई में देश भर के साधु संत शामिल होंगे। सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत शुक्रवार को फैसला सुना सकती है। 2 जनवरी को सीबीआई कोर्ट ने 16 साल पुराने इस मामले के आरोपी गुरमीत राम रहीम, निर्मल, कुलदीप और कृष्णलाल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर हरियाणा सरकार की अपील पर सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में भी जज जगदीप सिंह फैसला सुनाएंगे, जिन्होंने साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को सजा सुनाई थी। साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर लिखे गए थे, उन्हीं के आधार पर रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में खबरें प्रकाशित की थी। आरोप है कि छत्रपति पर पहले दबाव बनाया गया। जब वे आरोपियों की धमकियों के आगे नहीं झुके तो 24 अक्टूबर 2002 को उन पर हमला कर दिया गया। 21 नवंबर 2002 को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनकी मौत हो गई। आरोप है कि बाइक पर आए कुलदीप ने गोली मारकर रामचंद्र की हत्या कर दी थी। उसके साथ निर्मल भी था। जिस रिवॉल्वर से रामचंद्र पर गोलियां चलाई गई, उसका लाइसेंस डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर कृष्णलाल के नाम पर था। गुरमीत राम रहीम पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। राम रहीम फिलहाल 2 साथियों से यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। कच्चे तेल का दाम बढ़ाने के बाद शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। तेल कंपनियों की ओर से दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल के दाम में 19 पैसे और चेन्नई में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं डीजल की कीमतें दिल्ली और कोलकाता में 28 पैसे, जबकि मुंबई और चेन्नई में 30 पैसे प्रति लीटर बढ़ाई गई है। इससे पहले गुरुवार को देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 38 पैसे और डीजल के दाम में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। यानी सिर्फ 2 दिन में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 57 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज से 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी चुनावी रणनीति के हिसाब से अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अमित शाह ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। सूत्रों की माने तो तीनों नेताओं को साफ कर दिया गया है कि पार्टी को उनकी जरूरत दिल्ली में है। उन्हें अब दिल्ली की राजनीति करनी होगी। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे पहले भी संगठन में काम कर चुके हैं। पार्टी ने तय किया है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यहां से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसद हैं।
विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि वो स्वास्थ्य कारणों से अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी और वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की झालावाड़ सीट से चुनाव लड़ेंगी। वर्तमान में यहां से उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। वहीं रमन सिंह छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उनके बेटे अभिषेक सिंह सांसद हैं। मतलब साफ है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है, इसलिए अपने सभी बड़े नेताओं को चुनावी महासमर में उतारना चाह रही है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में हर रोज चौंकाने वाले फैसले पार्टी और सरकार की तरफ से सुनने को मिलेंगे। अमित शाह यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी बेल्ट में बीजेपी के हाथ से 3 राज्य निकलना खतरे की घंटी है। ऐसे में वो हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। मिशन 2019 की तैयारी में जुटी बीजेपी आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रही है। 11-12 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली इस बैठक में देश भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देंगे और साथ ही भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को बैठक के समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन 2019 के लिए पार्टी का मुख्य चुनावी नारा भी देंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी, जिसमें देश भर से लगभग 12,000 प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। यह बैठक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिलने के बीच हो रही है। इससे हाल में संपन्न विधानसभा चुनावों में हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को मिली हार के बाद भगवा पार्टी के मनोबल को बढ़ाया है। भाजपा का मानना है कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। इससे हिंदी भाषी राज्यों में अगड़ी जाति के मतदाता पार्टी के समर्थन में आएंगे। साथ ही जाट, पाटीदार, मराठा और राजनीतिक रूप से अन्य महत्वपूर्ण समुदायों में भी उसकी अपील मजबूत होगी। शुक्रवार को द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो गई। कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा फिल्म के विरोध की घोषणा के बाद सुबह बड़ी संख्या में पुलिस ने सिनेमाघरों के बाहर मोर्चा संभाल लिया। यहां फिल्म देखने आए भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस ने थिएटर के भीतर जाने से रोक दिया, जिसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को बाहर कर दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे सैकड़ों की संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ नाचते गाते फिल्म देखने विजयनगर स्थित एक मॉल में पहुंचे थे। यहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को देख पुलिस ने उन्हें थिएटर के भीतर जाने से रोक दिया। पुलिस की सख्ती के बावजूद कुछ कार्यकर्ता दूसरे रास्ते से भीतर दाखिल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें बाहर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस की सख्ती से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और वंदे मातरम गाने की अनुमति मांगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें थिएटर से बाहर जाकर वंदे मातरम गाने को कहा। पुलिस द्वारा रोकने के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। विवाद बढ़ता देख थाने से और पुलिस फोर्स बुला लिया गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं को थिएटर से बाहर कर दिया जाने लगा। कमलनाथ सरकार में शामिल हुए निर्दलीय विधायक और खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने पहली ही बैठक में होशंगाबाद के रेत खनन और अवैध परिवहन पर निशाना साधा है। उन्होंने रेत के अवैध खनन पर चर्चा करते समय होशंगाबाद के खनिज अधिकारी शशांक शुक्ला को कहा, खड़े हो जाओ और बताओ कि हरे रंग के रेत के ट्रक डंपर्स किसके हैं। इनसे अवैध परिवहन की शिकायतें मुझे मिली है। एक सप्ताह में अवैध खनन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके रिपोर्ट दो। अफसर ने जवाब दिया कि हम तो सभी डंपरों पर समान रूप से कार्रवाई करते हैं। इस पर मंत्री ने बैठक में यह भी कहा कि पिछले 15 साल से जो चल रहा था अब ऐसा नहीं चलेगा। नई खनिज नीति और रेत नीति का नया प्रारूप बनाकर बताएं और अच्छे सुझावों को शामिल करें। खनिज से मिलने वाले राजस्व को 1 साल में दोगुना करना है, इसलिए 1 सप्ताह में रेत नीति का ड्राफ्ट तैयार करके बताएं। उन्होंने विभागीय स्तर पर यह जानकारी भी मांग ली कि कौन सा अधिकारी कितने साल से एक ही पद पर काम कर रहा है। कोई भी बिना काम का एक पद पर नहीं रहेगा। यदि किसी की गलती सामने आई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ब्यूटेन। इंदौर की कांग्रेस नेत्री ट्विंकल डागरे के अपहरण मामले में एक नया मोड़ आया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि सावेर रोड औद्योगिक क्षेत्र के एक मैदान में किसी युवती का शव गाड़ा गया है। इसके बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह से रात तक कुछ जगह खुदाई करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ हाथ नहीं लगने के बाद शुक्रवार सुबह पुलिस ने फिर से अन्य जगहों पर खुदाई का काम शुरू करवाया। मामले में पुलिस ने ट्विंकल के परिजनों की शिकायत पर जगदीश उर्फ कल्लू करोतिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी का नार्को टेस्ट भी करवाया। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्रा के मुताबिक जिस मैदान में शव गाड़े जाने की खबर मिली थी, वहां बाणगंगा पुलिस को भेजा था। एक जेसीबी से मैदान के बीच खुदाई शुरू कराई। 15 से 20 फीट खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद मैदान में ही दूसरी जगह पर खुदाई की गई, लेकिन वहां पर भी कुछ नहीं मिला। अब दूसरी जगह भी खुदाई की जाएगी।
बेटी का शव मैदान में गड़े होने की सूचना मिलते ही ट्विंकल के पिता संजय और मां रीटा वहां पहुंचे। पुलिस ने खुदाई शुरू करवाई तो बार बार रोते रहे। जेसीबी से जैसे जैसे जमीन से मिट्टी बाहर निकाली जाती, उनकी धड़कनें और बढ़ जाती। सुबह से रात तक दोनों जगह से हिले भी नहीं, न पानी पिया न खाना खाया। ट्विंकल के पिता संजय और मां रीटा 2 साल से बेटी की तलाश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने अधिवक्ता अजय बागड़िया के जरिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई थी कि पुलिस उसे तलाशने के लिए कुछ नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने पिछले महीने पुलिस को आदेश दिए थे कि 3 महीने में ट्विंकल की तलाश कर रिपोर्ट पेश की जाए। जनवरी का महीना कड़ाके की सर्दी में गुजर रहा है। बुधवार से ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया था। वहीं गुरुवार को तापमान 8 डिग्री पर पहुंच गया था। इस दौरान पूरे दिन लोगों को शीतलहर का सामना भी करना पड़ा। सुबह और रात के समय लोग कड़ाके की सर्दी के चलते घरों से बाहर बमुश्किल निकल पाए। उत्तर भारत में बर्फबारी का विदिशा में असर दिखाई दिया। बुधवार को न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री और अधिकतम पारा 25.5 डिग्री दर्ज किया गया। गुरुवार को न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 डिग्री पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री गिरकर 23 डिग्री पर आ गया था। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक तापमान में हो रही कमी अभी 2 दिन तक जारी रहेगी, इसलिए तापमान में बढ़ोतरी होगी। हवा का रुख उत्तरी बना हुआ है, इससे अंचल में सर्दी पूरे जोर पर है। 11 जनवरी से हवा के रुख में बदलाव होने का अनुमान है। फिलहाल मावठे की उम्मीद नहीं है। इस दौरान सीहोर कृषि कॉलेज के मौसम वैज्ञानिक एस तोमर ने बताया कि अभी कुछ दिन और ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि भाजपा सही तरीके से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। हम उनकी सच्चाई सबको बताएंगे। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा वाले सुन ले, कई मामलों के खुलासे होना अभी बाकी है। धीरे धीरे 15 साल के कारनामे सामने आ जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले भाजपा ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की। हमने उनसे सदन की परंपराओं को निभाने को कहा, लेकिन उनका रुख ठीक नहीं रहा। वो अभी भी अपने आप को सत्ता में समझ रहे हैं। हमारे बारे में ये कहा जा रहा है कि हम अल्पमत हैं। जबलपुर कमिश्नर आशुतोष अवस्थी ने लखनादौन का दौरा किया। इस दौरान कमिश्नर ने सभी विभागों का निरीक्षण किया, साथ ही धान खरीदी केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित भी किया। जबलपुर कमिश्नर आशुतोष अवस्थी ने गुरुवार को सिवनी जिले के लखनादौन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सहकारिता समिति बैंक और लखनादौन सोसाइटी का औचक निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कमिश्नर के साथ इस मौके पर सिवनी कलेक्टर प्रवीण अड़ायच और एसडीएम अंकुर मेश्राम सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बताया गया कि कमिश्नर ने निरीक्षण के दौरान लापरवाहियों को लेकर सख्त हिदायत दी, साथ ही अव्यवस्थाओं में सुधार के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कर्ज माफी योजना में बालाघाट जिले के करीब 1,18,000 किसानों को फायदा मिलेगा, जिसके लिए किसानों को जल्द से जल्द बैंकों की शाखाओं में बचत खाते के साथ फसल ऋण खाता खुलवाए जाने की अपील सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने की है। किसानों का कर्ज माफ करने के लिए कांग्रेस सरकार के द्वारा सहकारी बैंकों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन निर्देशों के जारी होते ही सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट के द्वारा 31 मार्च 2018 तक कर्ज लेने वाले किसानों को इसका लाभ दिलाने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बालाघाट में सबसे अधिक किसान केंद्रीय सहकारी समिति द्वारा संचालित सोसाइटियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अल्पकालीन और मध्यकालीन परिवर्तित कृषि ऋण के कर्जदार किसान अधिक है। सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक पीएस धनवाल ने इस संबंध में मीडिया से विस्तृत चर्चा की। बालाघाट जिले में जो मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना है, उसके अंतर्गत लगभग 250 करोड़ की राशि माफ हो रही है और 31/3/2018 की स्थिति में जो बकाया फसल ऋण है उसमें अकालातीत और कालातीत दोनों समाहित है, वो माफ किया गया है। तथा बालाघाट जिले में जो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक जो राशि कालातीत राशि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत किसान बंधुओं ने जमा कराई गई है, शासन के निर्देशानुसार वह राशि भी उसको वापस की जाएगी। इसमें मैं सभी किसान बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस योजना के अंतर्गत है किसानों को लाभ प्राप्त होने का, वह है कि वो अपना खाता, डीएमआर खाता, बचत खाता, दोनों कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित यदि किसान ने ऋण लिया है तो हमारे शाखा में आकर खुलवाएं और उस खाते को आधार से सीडेड कराएं, क्योंकि जो योजना के अंतर्गत लाभ जो प्राप्त होना, प्रथम जो चरण में जो लाभ मिलेगा वो ऐसे किसानों को मिलेगा जिनका फसल ऋण खाता हमारी शाखा में उपलब्ध है और वह खाता आधार सीडेड हो।
दूसरे चरण का जो एक कार्रवाई है उसमें वो लोग होंगे कि उनका फसल ऋण खाता तो है, बचत खाता तो है, लेकिन वो आधार से सीडेड नहीं कराया है, तो वो अभियान के रूप में उन किसानों को 15 फरवरी तक आधार से सीडेड करवा देना है। यदि 15 फरवरी तक वो आधार से सीडेड नहीं होंगे तो वो थर्ड कैटेगरी में चले जाएंगे। जब वो आधार सीडेड होगा तब उनके खातों में राशि जाएगी। तो मेरा बालाघाट जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर बैहर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य इलाका ग्राम दलदला में पचामा जलाशय का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस जलाशय से नहरों का निर्माण कार्य भी कराया जाएगा। किसानों के अनुसार अगर नहर को पूर्व सर्वे के अनुसार बनाया जाएगा तो क्षेत्र के समूचे किसानों को इसका फायदा मिलेगा। वर्तमान में नया सर्वे करके मुख्य नहर एवं सहायक नहर का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसका किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। ग्राम दलदला में 10 करोड़ रुपए की लागत से पचामा जलाशय का निर्माण कार्य हो रहा है। इस जलाशय से मुख्य नहर और सहायक नहर का भी निर्माण कार्य होना है, जिसके लिए विभाग द्वारा नहर निर्माण के लिए नए सर्वे कार्य कराया जा रहा है। क्षेत्र के किसानों का कहना है कि पूर्व में जो सर्वे विभाग के द्वारा कराया गया था, उसी सर्वे के आधार पर नहरों का निर्माण कार्य अगर होगा तो इस क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक ग्राम के किसानों को इसका फायदा होना है। लेकिन विभाग के द्वारा 5 जनवरी को एक नया सर्वे कराकर जगह चिन्हांकित कर सर्वे के आधार पर निर्माण कार्य किया जाएगा, जिससे किसानों को किसी भी तरह का फायदा नहीं होगा। किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि उनकी मांगों पर प्रशासन विचार करके निर्माण कार्य कराए, नहीं तो क्षेत्र के समस्त किसानों के द्वारा अनशन कर वृहद स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। नहर का जो सर्वे पूर्व में हुआ था उससे सबसे पहले दलदला, उसके बाद सोनपुरी, नारंगी और पोंडी, ये 4 ग्राम पंचायतों को उसका पानी मिलेगा। ठीक है, क्या सर्वे गलत हो रहा है क्या? हाँ, ये अभी वाला सर्वे वो गलत है। ठीक है, पहले जो हुआ था वो सही है। उसमें पानी का सिंचाई का भाग भी बढ़ेगा, सभी को पानी मिलेगा और किसानों को उससे संतुष्टि है, क्योंकि खेत का जो नहर जो खंड खंड में हो रहा था वो नहीं हो रहा है। सोनपुरी, पोंडी, इससे जो सिंचाई का वहाँ पर रकबा मिल रहा है उसमें 4-5 गांव प्रभावित हैं, जिसमें घुंदी है, दलदला है, सोनपुरी है, नारंगी है, पोंडी है। इन ग्रामों को पूर्ण फायदा मिलेगा। कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई आयोजित की गई थी, जो प्रति मंगलवार को की जाती है। तो 5-6 ग्रामीण आए थे ग्राम दलदला के, और उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है कि जो नहर हमारे गांव में बनने वाली थी उसका जो पहले सर्वे हुआ था वो हमारे अनुसार सही है, और जो अभी नवीन इंजीनियर द्वारा सर्वे किया जा रहा है तो वो अपने हिसाब से अपने सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो आवेदन पत्र दिए हैं, तो हमने WRD को, सिंचाई विभाग को उसको मार्क किया है। उनकी जानकारी आते ही उनकी और जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। और चूंकि सिंचाई, खेत में सिंचाई अच्छी तरह हो सके, सब ग्रामीण को पानी मिल जाए, ऐसे मैं इसे आपको अलग से बताऊंगा।